हाय फ्रेंड, सरफेस केमिस्ट्री का लास्ट पार्ट है। इससे पहले हम कोलाइडी के बारे में पढ़ रहे थे। आज कोलाइडी का जो लास्ट टॉपिक है वो है कोलाइडी विलयनों का शुद्धिकरण। टॉपिक डाल लेते हैं, कोलाइडी विलयनों का शुद्धिकरण। ठीक है, इसका जो फर्स्ट मेथड है उसको समझने से पहले हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था कि जो विलयन थे वो तीन तरह के विलयन पढ़े थे हमने स्टार्टिंग में, कि वास्तविक विलयन, निलंबन विलयन और कोलाइडी विलयन। और इनका जो हमने विभेदन किया था वो इनके कणों के आकार के आधार पर किया था कि जो कोलाइडी विलयन था वो वास्तविक और निलंबन विलयन के मध्य के कणों के आकार को प्रदर्शित कर रहा था। और इनका जो पृथक्करण था वो हमने फिल्टर पेपर और चर्मपत्र के आधार पर किया था। हमने बताया था कि जो तुम्हारा वास्तविक विलयन है वो चाहे फिल्टर पेपर ले लो चाहे चर्मपत्र ले लो, दोनों में से ही विस्तृत हो रहा था। जबकि निलंबन विलयन जो थे वो तुम्हारे जो फिल्टर पेपर ले लो चाहे ये चर्मपत्र ले लो, दोनों में से ही विस्तृत नहीं हो रहे थे, ऊपर ही रह रहे थे। जैसे छानने की प्रक्रिया जो है उस आधार पर ऊपर ही विस्तृत नहीं हो रहे थे। जबकि जो तुम्हारा कोलाइडी विलयन था वो फिल्टर पेपर में से तो विस्तृत हो रहे थे, लेकिन चर्मपत्र में से विस्तृत नहीं हो रहे थे। तो इसी आधार पर इनका शुद्धिकरण करने की जो प्रक्रिया है उसमें हमारा फर्स्ट मेथड जो रहेगा वो रहेगा अपोहन। अब वो किस तरीके से रहेगा कि अपोहन की प्रक्रिया, मतलब हमें पता है कि जैसे कोलाइडी विलयन है और उसमें कई सारी अशुद्धियां पाई जा रही हैं, किनकी, जैसे किसी सॉल्ट की या सॉल्ट सॉल्यूशन की, और उसे हमें पृथक करना है। तो हमने जैसे एक पात्र लिया या फिर, और उसमें तुम्हारे कोलाइडी भी है और उसमें सॉल्ट सॉल्यूशन भी है, और हमें इन दोनों को अलग करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि इस पूरे के पूरे मिश्रण को इस प्रकार के एक फिल्टर में रखना पड़ेगा जिसमें से कोलाइडी कणों का विसरण ना हो और सॉल्ट सॉल्यूशन का विसरण हो जाए। तो हमने इसे चर्मपत्र का बनाया, जांतव्य झिल्ली का, और फिर इन दोनों को इसके अंदर रखा। तो हमें पता है कि कोलाइडी के जो कण हैं वो चर्मपत्र में से विस्तृत नहीं होंगे, जबकि सॉल्ट सॉल्यूशन के जैसे NaCl के जो विलयन के जो पार्टिकल हैं वो इसमें से निकल जाएंगे। तो इस प्रक्रिया को थोड़ा स्पीडली बनाने के लिए हमने क्या किया, इस पूरे के पूरे जो पात्र लिया है इसे हमने एक बड़े से पात्र में रखा जिसमें से पानी की तेज धार को प्रवाहित किया, ये इस टाइप से। ठीक है, इधर से पानी की एंट्री स्पीड से कराई और इधर से पानी का फ्लो स्पीड में चल रहा है। तो यहाँ पर जो कोलाइड और सॉल्ट सॉल्यूशन के पार्टिकल हैं तो कोलाइड के कण तो इसी के अंदर रह जाएंगे और जो सॉल्ट सॉल्यूशन के पार्टिकल हैं वो इसमें से छन करके आगे निकलते जाएंगे। तो इस प्रकार की जो विधि है इसे कहा जाता है अपोहन। यानी कि हमने इसे किस प्रकार का लिया है, चर्मपत्र या जांतव्य झिल्ली का लिया है, जिसमें से कोलाइड पार्टिकल जो है वो इसी में है, जबकि सॉल्ट सॉल्यूशन के पार्टिकल जो है वो बाहर निकल रहे हैं। अगर इस प्रक्रिया को और स्पीडली कराना है तो फिर इसके अंदर इलेक्ट्रोड यूज किए जाते हैं, और इस इलेक्ट्रोड की प्रक्रिया से ये जो प्रक्रिया है वाटर फ्लो की, ये और तेजी से हो जाती है, जिससे सॉल्ट सॉल्यूशन के जो पार्टिकल है वो तेजी से निकल करके हमें शुद्ध कोलाइडी विलयन प्राप्त हो जाता है। तो ये विधि तो हो गई हमारी अपोहन, और इसे जब हम इलेक्ट्रोड के आधार पर यूज करते हैं तो ये कहलाता है विद्युत अपोहन। ठीक है, फर्स्ट तो हमारा कंप्लीट हो गया ये। सेकेंड है इसी में अति सूक्ष्म निस्यंदन शुद्धिकरण में। ये एक आर्टिफिशियल वो है कि इसमें तो हमने चर्मपत्र या जांतव्य झिल्ली यूज ले ली थी, लेकिन यदि हमें पता चले कि हमारे जो सॉल्ट सॉल्यूशन के पार्टिकल हैं या ये कोलाइड के पार्टिकल हैं, जैसे हमें पता है कि, तो फिर इसके लिए ऐसी झिल्ली या पेपर बनाया जाता है जिसमें से कोलाइड के कण तो ना छन पाए और सॉल्ट सॉल्यूशन के जो है वो बाहर निकल जाएं। तो इन्हें करने के लिए एक इस प्रकार का मटेरियल यूज लिया जाता है जिसके ऊपर मोम की या जिलेटिन की परत चढ़ाई जाती है, जिससे उस पेपर या जो हमने मटेरियल यूज किया है उसके कणों का आकार और सूक्ष्म हो जाता है, जिसमें से कोलाइडी के पार्टिकल जो हैं वो तो नहीं छन पाते हैं या विस्तृत नहीं हो पाते हैं, जबकि अन्य जो अशुद्धियों के पार्टिकल हैं वो उसमें से निकल जाते हैं। तो एक तरीके से आर्टिफिशियल मेथड हो गया। यानी हम कह सकते हैं कि ऐसे निस्यंदकों के छिद्रों का आकार कम करने के लिए इसमें जिलेटिन
या फिर मोम या फार्मेल्डिहाइड को इसके ऊपर आरोपित करते हैं, जिससे छिद्रों का आकार छोटा हो जाता है और इसे हम आसानी से अति सूक्ष्म निस्यंदक के रूप में प्रयुक्त कर सकते हैं। तो ये विधियां तो हो गई हमारी कोलाइडी विलयनों के शुद्धिकरण की, अपोहन और अति सूक्ष्म निस्यंदन। इसके बाद हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आता है वो है कोलाइडी विलयनों के गुणधर्म, इनके गुणधर्म। जैसे हमने काफ़ी चीज़ें इसके बारे में पढ़ रखी हैं, लेकिन फिर भी कुछ पार्ट जो टॉपिक है इनको फिर से देख लेते हैं एक बार। गुणधर्म में हमारा फर्स्ट हो गया विषमांगी प्रकृति, कोलाइडी विलयनों की विषमांगी प्रकृति। ठीक है, विषमांगी का मतलब है परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों का आकार जो है वो परिक्षेपण माध्यम की तुलना में बड़ा पाया जाता है। यानी कि जो भी कोलाइडी विलयन हम यूज ले रहे हैं उसमें कोलाइडी पार्टिकल उस जिस माध्यम में पाए जा रहे हैं उस माध्यम की तुलना में उनका आकार जो है वो बड़ा पाया जाएगा। यानी कि आकार का डिफरेंस पाया जाने के कारण ही इनकी प्रकृति विषमांगी होती है। इसे हम आगे देखेंगे, क्योंकि इसी गुण के कारण ये रंग भी प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे इस चीज को। सेकंड हमारा हो जाएगा सतही क्षेत्रफल, सतही क्षेत्रफल। ठीक है, सतही क्षेत्रफल का मतलब क्या हो गया? हमें पता है कि कोलाइडी विलयन में जो कण हैं उनका आकार बड़ा पाया जा रहा है और आकार बड़ा होने के कारण इनका सतही क्षेत्रफल बड़ा हो जाएगा। तो आकार बड़ा और आकार बड़ा तो सतही क्षेत्रफल ज़्यादा, और सतही क्षेत्रफल ज़्यादा होता है तो कौन सी घटना ज़्यादा होती है? अधिशोषण की। और अगर कोई पार्टिकल अधिशोषण में प्रयुक्त हो रहा है तो इसका मतलब उसे उत्प्रेरण में भी यूज लिया जा सकता है। तो हम कह सकते हैं कि कोलाइडी कणों का आकार परिक्षेपण माध्यम की तुलना में बड़ा होने के कारण इनका सतही क्षेत्रफल अधिक पाया जाता है। इस कारण ये अधिशोषण प्रदर्शित करते हैं और इन्हें उत्प्रेरण के काम में भी लिया जा सकता है। थर्ड, जैसा कि मैंने बताया था विषमांगी प्रकृति में रंग का, तो ये रंग भी प्रदर्शित करते हैं। और किस आधार पर? क्योंकि इनका आकार परिक्षेपण माध्यम की तुलना में बड़ा पाया जाता है और आकार बड़ा होने के कारण ये प्रकीर्णन प्रदर्शित करते हैं। तो जिस एंगस्ट्रॉम की किरणों की तरंग दैर्घ्य का ये प्रकीर्णन करेंगे उसी प्रकार के रंग प्रदर्शित करेंगे। यानी कि हम कह सकते हैं जिस तरंग दैर्घ्य का ये प्रकीर्णन करते हैं उसी रंग के दिखाई देते हैं। अतः कोलाइडी कणों के आकार उनकी प्रकृति पर निर्भर करते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं कि सिल्वर के कोलाइड विलयन में सिल्वर के कणों का आकार जो है वो लगभग 6 × 10⁻⁵ mm का पाया जाता है सिल्वर के लिए, 6 × 10⁻⁵ mm। और दूसरा हमने ले लिया अगर कणों का आकार किसी दूसरे विलयन में मान लो 9 × 10⁻⁵ mm पाया जा रहा है तो आकार जो है इनके रंगों को प्रदर्शित करेगा। तो सिल्वर में यदि 6 × 10⁻⁵ mm प्रदर्शित हो रहा है तो इसका मतलब इनके कणों का आकार जो है वो पीला नारंगी प्रदर्शित होगा। और अगर 9 × 10⁻⁵ पाया जा रहा है तो इनका आकार लाल नारंगी पाया जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि कणों का आकार जितना ज्यादा पाया जाएगा हमें उतनी ही ज्यादा तरंग दैर्घ्य की कणों का तरंग दैर्घ्य का प्रकीर्णन ज्यादा होगा और हमें उसी रंग की तरंग दैर्घ्य प्रदर्शित दिखाई देंगी। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला आ जाएगा ब्राउनियन गति। ठीक है, अब हमें पता है कि कोलाइडी कणों का आकार माध्यम की तुलना में बड़ा पाया जाता है। तो बड़ा आकार होने के कारण ये कण जो हैं उस माध्यम में गति प्रदर्शित करते हैं और इस गति को ब्राउनियन गति कहा जाता है। ब्राउनियन गति तो ये किस कारण से होती हैं ये गतियां? कि इस गति का जो आधार है वो कोलाइडी कणों का जल के गतिशील अणुओं से हुई टक्कर को माना जाता है। तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि कौन सा कोलाइडी विलयन सबसे ज्यादा ब्राउनियन गति प्रदर्शित करेगा? जिस कोलाइडी विलयन में कोलाइडी कणों का आकार जितना ज्यादा सूक्ष्म पाया जाएगा वो उस माध्यम में उतनी ही ज्यादा तीव्रता से गति करेंगे और गति करने के कारण ब्राउनियन गति जो है वो उतनी ही ज्यादा पाई जाएगी। इसे चेक करने के लिए कभी लैब में जाना और स्टार्च का जो सॉल्यूशन होता है उसे थोड़ा सा हिला करके देखना, तो तुम्हें पता चलेगा कि जो स्टार्च के जो पार्टिकल हैं वो कंटिन्यूसली गति करते रहेंगे बहुत लंबे समय तक, क्योंकि वो वाटर सॉल्यूशन के जो वाटर पार्टिकल हैं और जो तुम्हारे स्टार्च के पार्टिकल उनके बीच में जो टक्कर होगी उसके कारण एनर्जी का जो एक दूसरे के सापेक्ष जो परिवर्तन होगा उसमें कंटिन्यू गति करते रहेंगे और इस प्रकार की गति को ब्राउनियन गति कहा जाता है। तो ये स्पेशल गुणधर्म हो गया किनका? कोलाइडी पार्टिकल्स का। इसके बाद हमारा अगला आता है टिंडल प्रभाव। ये क्या है इसका एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। कभी देखा होगा कि अंधेरे बंद कमरे में
किसी सूक्ष्म छिद्र से कोई जब सनलाइट एंटर करती है तो वो जो सनलाइट है उस सनलाइट में हमें अंदर जो अंधेरा कमरा है उसमें जो कोलाइड जो धूल मिट्टी के कण हैं वो उस किरण जो भी हमारी रेज अंदर प्रवेश कर रही है सन रेज उस कमरे के अंदर उसमें वो सारे पार्टिकल जो हैं वो हमें गति करते हुए नजर आते हैं। तो सारे पार्टिकल हमें नजर आ रहे हैं, इसी प्रभाव को टिंडल प्रभाव कहा जाता है। इसे हम डेफिनेशन के रूप में अगर बताएं तो हम कह सकते हैं कि सूर्य के किरणें किसी अंधेरे कमरे में किसी छिद्र से होकर आती हैं तो किरणों के पथ में धूल के कणों का दिखाई देना टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करता है। अब इसमें यदि हम तरंगदैर्घ्य के आधार पर समझें तो नीले रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है, पृथ्वी की ओर हम जानते हैं, तो नीले रंग की जो तरंगदैर्घ्य होगी वो सबसे कम पाई जाएगी। तो इसका मतलब इसका जो प्रकीर्णन है वो सबसे ज्यादा पाया जाएगा, किसके द्वारा? कोलाइडी कणों के पार्टिकल्स के द्वारा। तो हम कह सकते हैं कि इसी कारण समुद्री जल या आकाश जो है वो नीला दिखाई देता है, क्योंकि नीले रंग की तरंगदैर्घ्य जो है वो सबसे कम पाई जाने के कारण कणों के द्वारा, धूल मिट्टी के कणों के द्वारा इनका प्रकीर्णन सबसे ज्यादा पाया जाता है। इसके बाद हमारा अगला आता है टॉपिक कोलाइडी कणों पर आवेश। थोड़ा इंपॉर्टेंट है ये, थोड़ा समझना इसे किस तरीके से। कोलाइडी कणों पर आवेश, ठीक है। कोलाइडी कणों पर आवेश का मतलब क्या है कि कोलाइडी कणों पर आवेश उतना ही आवेश पाया जाएगा जैसे कि कोलाइडी कणों पर हाँ कह सकते हैं कि एक कोलाइडी विलयन है, कोलाइडी कणों के ऊपर जितना आवेश पाया जाएगा परिक्षेपण माध्यम के ऊपर भी उतना ही आवेश पाया जाएगा। और आवेश समान होने के कारण ये जो पूरा के पूरा विलयन होगा वो उदासीन प्रकृति का होगा, विलयन उदासीन प्रकृति का होगा। ध्यान रखना, क्योंकि कोलाइडी कणों पर जितना आवेश पाया जाएगा परिक्षेपण माध्यम पर भी उतना ही आवेश पाया जाएगा। फिर हमने जो कोलाइडी विलयन है उसे कैसे कह सकते हैं कि वो किस प्रकार का कोलाइडी विलयन है, कि धनावेशित कोलाइडी विलयन है या फिर वो ऋणावेशित कोलाइडी विलयन है। इसे समझने के लिए हम कह सकते हैं कि आवेश के आधार पर कोलाइडी जो है वो दो प्रकार के हो सकते हैं। फर्स्ट हो सकता है हमारा धनात्मक कोलाइडी विलयन, धनात्मक कोलाइडी विलयन। और अभी कहा हमने कि कोलाइडी विलयन उदासीन है, क्योंकि परिक्षेपण माध्यम और जो परिक्षेप प्रावस्था कोलाइडी है उन दोनों के ऊपर समान और विपरीत आवेश पाया जा रहा है। फिर इस देखते हैं कि ये नाम किस तरीके से दिया जा रहा है, धनात्मक कोलाइडी विलयन, ठीक है। पहले उदाहरण लिख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से वो आएंगे। आयरन और एल्यूमिनियम के जो हाइड्रोक्साइड हैं ये धनात्मक कोलाइडी विलयन को प्रदर्शित करते हैं। और ऋणावेशित कोलाइडी के उदाहरण यदि हम देखें तो जैसे Cu, Ag, Au, इनके जो सल्फाइड सॉल्यूशन है, सल्फाइड सॉल्यूशन जैसे कि आर्सेनिक सल्फाइड या एंटीमनी, ये सारे जो हैं वो ऋणावेशित प्रकार के कोलाइडी विलयन को प्रदर्शित करेंगे। अब इनके ऊपर ये आवेश किस तरीके से आता है और हमें इनका नाम जो है वो किस तरीके से दिया गया है। तो कोलाइडी कणों पर आवेश का कारण, आवेश का कारण होता क्या है इसे थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे मैंने पोटेशियम आयोडाइड और AgNO3 की रिएक्शन करवाई, मान लो इस रिएक्शन में पोटेशियम आयोडाइड को हमने आधिक्य में लिया, और जब आधिक्य में पोटेशियम आयोडाइड को लिया और इस AgNO3 के साथ में इसे मिलाया तो हमारे पास सॉल्यूशन प्राप्त हुआ, जो प्रोडक्ट प्राप्त हुआ वो AgI प्लस KNO3 का प्राप्त हुआ। हमारा मुख्य सॉल्यूशन मान लो AgI का प्रोडक्ट प्राप्त हो रहा है। इस AgI के सॉल्यूशन, AgI का जो प्रोडक्ट प्राप्त हो रहा है हमने, ये रहा AgI। अब आधिक्य में पोटेशियम आयोडाइड पाया जा रहा है, पोटेशियम आयोडाइड आधिक्य में होने के कारण ये जो AgI का प्रोडक्ट प्राप्त हुआ है ये I- को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा KI से, ये I- को ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। तो इस I- के इसके चारों ओर एकत्रित होने के कारण इस AgI के सॉल्यूशन को ऋणावेशित प्रकार का सॉल्यूशन कहा जाता है, ऋणावेशित कोलाइड, ठीक है। अभी हमने किस चीज को, क्योंकि दोनों में कॉमन कौन सा हो गया I-, चलो इसे चेंज करके देख लेते हैं, KI प्लस AgNO3, ठीक है। अब की बार हमने AgNO3 को आधिक्य में ले लिया, AgNO3 को आधिक्य में लिया, वही AgI प्लस KNO3 प्राप्त हो रहा है, ये रहा AgI। और इस AgI के चारों ओर अब की बार
आधिक्य में कौन है, AgNO3, तो चारों तरफ एकत्रित होंगे Ag प्लस के पार्टिकल। धनावेशित आयन इसके चारों तरफ एकत्रित हो रहे हैं और धनावेशित पार्टिकल चारों तरफ एकत्रित होने के कारण अब की बार इस कोलाइड को कहा जाएगा धनावेशित कोलाइड या धनात्मक कोलाइड। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि कोलाइडी कणों पर आवेश एक वर्णात्मक अधिशोषण के कारण होता है। वर्णात्मक यानी चयनात्मक, इन्होंने जिस आधिक्य विलयन को हमने प्रयुक्त किया है उसी प्रकार के आयन जो है इसके चारों तरफ एकत्रित हो रहे हैं और आयनिक पदार्थों के कोलाइडी कण विलयन में से आयनों का अधिशोषण करते हैं और जो कॉमन होते हैं, इन दोनों में जो कॉमन है वो इसके चारों तरफ अधिशोषण प्रदर्शित कर रहे हैं और इसी प्रकार के कोलाइड को प्रदर्शित कर रहे हैं। तो अभी हमें पता चल गया कि किस प्रकार से इन्हें हम धनात्मक और ऋणात्मक कोलाइड कहेंगे। जिस प्रकार का आधिक्य हमने प्रयुक्त किया है उसमें जो कॉमन आयन होंगे वो इस प्रोडक्ट के चारों तरफ एकत्रित होकर के उसी प्रकार के ऋणावेशित या धनावेशित कोलाइड को प्रदर्शित करेंगे। इन्हें कहा जाएगा धनात्मक और ऋणात्मक कोलाइड विलयन। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये एक ऋणावेशित कोलाइड है और ये एक धनावेशित कोलाइड है। अगर इस धनात्मक और ऋणावेशित कोलाइड को किसी विपरीत आवेशित आयन के संपर्क में लाया जाए, विपरीत आवेशित आयन के संपर्क में, तो होगा क्या, मान लो इस Ag प्लस के संपर्क में कोई दूसरा आयन, जैसे मान लो अब की बार मैंने I माइनस इसके ऊपर डाल दिया, तो I माइनस इसके चारों तरफ एकत्रित हो जाएगा और I माइनस एकत्रित होने के कारण पूरा के पूरा जो कोलाइड पार्टिकल था, जो कोलाइड था, उसका आकार बड़ा हो गया और आकार बड़ा होने के कारण ये जो है उदासीन होकर के प्रेसिपिटेट बनाएगा और प्रेसिपिटेट बनाने के कारण ये स्कंदित होकर के आवेश रहित हो जाएगा। इस प्रक्रिया को कहा जाता है स्कंदन और इसे कहा जाता है कोलाइडी कणों का स्कंदन। ठीक है, तो अगला हमारा जो टॉपिक रहेगा वो हम लेते हैं विद्युत कण संचलन। समझ में भी आ गया होगा ये टॉपिक, वैसे इतना टफ नहीं है। तो अगर हमारा कोलाइडी विलयन धनात्मक प्रकार का कोलाइड है तो इसका संचलन किस प्रकार के इलेक्ट्रोड की तरफ पाया जाएगा। मान लो धनात्मक कोलाइड, तो धनात्मक कोलाइड किस प्रकार के इलेक्ट्रोड की ओर गमन करेंगे, कैथोड की तरफ, और ऋणात्मक कोलाइड किस प्रकार के इलेक्ट्रोड की तरफ गमन करेंगे, एनोड की तरफ। यानी विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोडों की ओर इनका गमन ही विद्युत कण संचलन को प्रदर्शित करता है। ठीक है, जैसे एक उदाहरण ले लेते हैं हम AH2S3 आर्सेनिक सल्फाइड का। तो आर्सेनिक सल्फाइड जो है एक ऋणावेशित कोलाइड है, ऋणावेशित कोलाइड, और ऋणावेशित कोलाइड के कण किस प्रकार के इलेक्ट्रोड की ओर गमन प्रदर्शित करेंगे, एनोड की ओर गमन प्रदर्शित करेंगे। और एनोड की ओर गमन प्रदर्शित करेंगे तो ये सल्फाइड के जो सल्फाइड के कोलाइड हैं, ये अपना आवेश इस एनोड के इलेक्ट्रोड को डोनेट कर देंगे और डोनेट करके उदासीन पार्टिकल बनाएंगे और उदासीन होकर के ये स्कंदित हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या हो रहा है। विद्युत कण संचलन की प्रक्रिया में हमें पता लग गया कि जिस प्रकार का कोलाइड है वो उसके विपरीत इलेक्ट्रोड की ओर गमन प्रदर्शित करेगा और विपरीत इलेक्ट्रोड की ओर गमन प्रदर्शित करेगा तो अपने चार्ज को अपने विपरीत इलेक्ट्रोड को डोनेट करके उदासीन प्रकृति लेकर के स्कंदन प्रदर्शित करेगा। ठीक है, तो अगला हमारा टॉपिक हो जाएगा कोलाइडी विलयन का स्कंदन। ठीक है, किसी कोलाइडी विलयन के अवक्षेप में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को ही स्कंदन कहा जाता है। ठीक है, कौन कौन सी विधियां हैं जिसके द्वारा हम कोलाइडी कणों को स्कंदित कर सकते हैं। तो फर्स्ट तो हमारा हो सकता है आधिक्य अपवहन द्वारा, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए हम मेन टॉपिक पर आते हैं और ये हो जाएगा हमारा वैद्युत अपघट्य मिलाकर कोलाइडी विलयन को स्कंदित करना। वैद्युत अपघट्य मिलाकर, तो समझ भी गए होंगे, उदाहरण से ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि अभी हमने बताया कि AH2S3 आर्सेनिक सल्फाइड जो है एक ऋणावेशित प्रकार का कोलाइड है, ऋणावेशित कोलाइड। ठीक है, अब मैंने इस ऋणावेशित कोलाइड में एक सॉल्ट सॉल्यूशन लिया BaCl2 का, और BaCl2 का जो सॉल्ट सॉल्यूशन है अगर हम उसे विभाजित करें तो Ba+2 और Cl- आयंस देगा ये, तो धनात्मक आवेश के रूप में हमें Ba+2 और Cl-। अब हमने इस आर्सेनिक सल्फाइड का जो ऋणावेशित कोलाइड था इसमें BaCl2 को ऐड कर दिया, तो ऋणावेशित कोलाइड के चारों तरफ कौन से पार्टिकल
चारों तरफ एकत्रित हो जाएंगे Ba+2 का, क्योंकि ऋणात्मक को कौन अट्रैक्ट करेगा? धनावेशित आयन। तो इसे समझते हैं, जैसे AH2S3 किस प्रकार का कोलाइड है? ऋणावेशित। तो इसे प्रदर्शित करने का तरीका क्या हो जाएगा कि AH2S3 के चारों ओर कौन से पार्टिकल पाए जा रहे हैं? ऋणावेशित प्रकार के। इसीलिए हमने इस कोलाइड को क्या नाम दिया है? ऋणावेशित प्रकार के कोलाइड, ऋणावेशित कोलाइड। ठीक है। और इसके चारों तरफ कौन से पार्टिकल ऐड हो रहे हैं? Ba+2 के कोलाइड के जो आयन है वो। तो हमारे पास किस प्रकार का कोलाइड पूरा? तो ये Ba+2 इस ऋणावेशित प्रकार के कोलाइड के चारों तरफ एकत्रित होकर के इस ऋणावेशित कोलाइड को क्या कर देंगे? उदासीन। और उदासीन करने के पश्चात जो हमें प्राप्त होगा उसे क्या कहेंगे हम? प्रेसिपिटेट या अवक्षेपण। तो इसको लिख के देखते हैं एक बार। AH2S3 S-2 और ये Ba+2, और इन दोनों के मिलने से ये हो गया इनका स्कंदन। ठीक है। तो ये कहलाता है हमारा कोलाइडी विलयनों का स्कंदन। तो कुल मिलाकर के जिस प्रकार के आवेशित कोलाइड हैं उससे विपरीत प्रकार के आयनों को उसमें मिलाकर के उदासीन कणों का निर्माण करना ही स्कंदन को प्रदर्शित करेगा। इसी को समझाने के लिए एक नियम दिया गया जिसे कहा जाता है हार्डी-सुलजे का नियम। ठीक है। विद्युत अपघट्य द्वारा कोलाइडी विलयन के स्कंदन के संबंध में हार्डी-सुलजे ने एक नियम दिया, और इसके अनुसार किसी कोलाइड की निश्चित मात्रा को स्कंदित करने वाले विद्युत अपघट्य की मात्रा कोलाइडी कण से विपरीत आवेश युक्त आयन की संयोजकता पर निर्भर करती है। अब जैसे कि हमने कोई ऋणावेशित या धनावेशित कोलाइड लिया है, तो उस धनात्मक या ऋणावेशित कोलाइड को स्कंदित करने के लिए एक ऐसे आयन की आवश्यकता होगी जिसकी संयोजकता या जिसके ऊपर चार्ज जो है वो अधिक से अधिक पाया जाए, जिसके कारण स्कंदन की क्षमता जो है वो सबसे अधिक पाई जाए। जैसे कि मुझे धनावेशित कोलाइडों को स्कंदित करना है का स्कंदन, तो इनका स्कंदन उस प्रकार के ऋणावेशित आयनों के द्वारा सबसे अधिक होगा जिसकी संयोजकता सबसे अधिक पाई जाएगी। जैसे कि कुछ लिख रहा हूं मैं, फास्फेट आयन, सल्फेट आयन और क्लोराइड आयन। तो धनावेशित कोलाइडों को सबसे अधिक स्कंदन कौन करेगा? जिसकी संयोजकता सबसे अधिक पाई जाएगी। तो फास्फेट के आयन सबसे ज्यादा स्कंदन प्रदर्शित करेंगे, सल्फेट के आयन उससे कम, और Cl- के सबसे कम। तो ये स्कंदन का क्रम हो गया कि अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि तीनों में से सबसे ज्यादा स्कंदन कौन प्रदर्शित करेगा, तो सबसे ज्यादा स्कंदन प्रदर्शित करेगा जिसकी संयोजकता सबसे अधिक पाई जाएगी। अगर इसके अपोजिट हम ऋणावेशित कोलाइडों के लिए बात करें, तो ऋणावेशित कोलाइड का स्कंदन सबसे ज्यादा कौन करेगा? जिसकी संयोजकता सबसे अधिक पाई जाएगी। जैसे कि हमने लिया स्टेनिक एल्यूमिनियम के आयन, Ba+2 के आयन और सोडियम प्लस के आयन। तो सबसे ज्यादा स्कंदन कौन प्रदर्शित करेगा? जिसकी संयोजकता या जिसके ऊपर आवेश सबसे अधिक पाया जा रहा है। तो Sn+4 सबसे ज्यादा ऋणावेशित कोलाइडों का स्कंदन करेगा, Al+3 का उससे कम, और Ba+2 का उससे कम, और सोडियम प्लस आयन का सबसे कम। कंपटीशन एग्जाम और अच्छे से पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन जो है। तो हम कह सकते हैं विद्युत अपघट्य की वह न्यूनतम मात्रा जो कोलाइडी विलयन का स्कंदन करती है उसे ही स्कंदन क्षमता या उसकी ऊर्णन क्षमता कहा जाता है। और इस स्कंदन क्षमता का जो मात्रक होता है वो लिखा जाता है मिलीमोल प्रति लीटर। ठीक है। यानी स्कंदित करने के लिए जितनी मात्रा की आवश्यकता होगी उसे उसकी स्कंदन क्षमता कहा जाएगा। ठीक है। अगला है हमारा टॉपिक कोलाइडों का रक्षण। कोलाइडों का रक्षण मतलब क्या है? सीधी अभी हमने टॉपिक पढ़ा स्कंदन। अगर हम कोलाइडी कणों को स्कंदित होने से रोक दें तो ये टॉपिक हमारा कहलाएगा कोलाइडों का रक्षण। यानी कि हमें उसे स्कंदित होने से रोकना है। तो अगर हम नॉर्मली बात करें द्रव स्नेही कोलाइड और द्रव विरोधी कोलाइड की, तो हमें पता है कि द्रव विरोधी कोलाइड जो है वो द्रव स्नेही की तुलना में कम स्थायी होते हैं। तो द्रव विरोधी कोलाइडों का स्कंदन द्रव स्नेही की तुलना में अधिक पाया जाएगा। सीधा है, द्रव विरोधी जो कोलाइड होते हैं उनका आकार भी बड़ा होता है, आसानी से स्कंदन होने की क्षमता वो प्रदर्शित करते हैं। तो अस्थायी प्रकृति होने के कारण हम इनका जो स्कंदन है वो अधिक पाया जाएगा। अगर
तो हम कह सकते हैं कि जब हम द्रव विरोधी कोलाइड को अधिक समय तक स्थायी अवस्था में रखना चाहते हैं तो इसका मतलब हमें उन्हें स्कंदित होने से रोकना है, और स्कंदित होने से रोकने के लिए जो पदार्थ या जो मटेरियल यूज किया जाता है और वो जो अपना प्रोसेस प्रदर्शित करते हैं उसे ही कोलाइडों का रक्षण कहा जाता है, जिससे कि कोलाइड जो है वो अवक्षेपित ना हो पाए। तो अब हमें कोलाइडों को अवक्षेपित होने से रोकना है, और किस प्रकार के कोलाइडों को? द्रव विरोधी कोलाइडों को अवक्षेपित होने से रोकना है। ठीक है, तो हमारा टॉपिक हो गया कोलाइडों का रक्षण। द्रव विरोधी कोलाइड द्रव स्नेही कोलाइड की तुलना में अधिक अस्थायी होते हैं, इस कारण से शीघ्र स्कंदित हो जाते हैं। यदि किसी द्रव विरोधी कोलाइड में द्रव स्नेही कोलाइड की मात्रा को ही डाल दिया जाए तो द्रव विरोधी कोलाइड जो है उसका स्थायित्व अधिक प्रदर्शित करेगा और इसके कारण उसका स्कंदन कम पाया जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि द्रव विरोधी कोलाइड कणों के चारों ओर अधिशोषण के द्वारा द्रव स्नेही आसानी से एक रक्षी परत बना सकते हैं। हमें पता है क्योंकि द्रव विरोधी कणों का आकार बड़ा है तो उनका अधिशोषण भी बड़ा है, तो द्रव स्नेही कणों को वो आसानी से अधिशोषित कर लेंगे और उनके चारों तरफ एक रक्षी परत बना करके उन्हें अवक्षेपित होने से रोक सकते हैं। ठीक है, तो इसी को समझने के लिए एक टर्म दी गई, स्वर्ण संख्या या स्वर्णांक। अब ये जो डेफिनेशन है ये थोड़ा सा टफ होती है, लेकिन अभी हमने क्या कहा, हमें अधिक आकार के जो द्रव विरोधी कोलाइड हैं उन्हें अवक्षेपित होने से रोकना है, और अवक्षेपित होने से रोकने के लिए हमने द्रव स्नेही या ऐसे पदार्थों का मटेरियल यूज किया है जिससे कि उनका अवक्षेपण रुक जाए। ठीक है, तो हमें क्या करना है? अभी द्रव विरोधी कोलाइडों के अवक्षेपण को रोकना है, इसलिए उनकी रक्षा करनी है, रक्षण करना है। तो इसे समझने के लिए देखो एक टर्म यूज ले रहे हैं, स्वर्णांक नंबर। जैसे कि मान लो कोई कोलाइड सोल है, ठीक है, और इस कोलाइड सोल में मैंने कोई सॉल्ट सॉल्यूशन ऐड कर दिया, मान लो NaCl का विलयन मिला दिया। अब इस NaCl के विलयन को इस कोलाइड सोल में मिलाया तो जिस प्रकार का आवेशित ये कोलाइड है वो अपने से विपरीत आयनों को अपने चारों तरफ एकत्रित करके किसका निर्माण कर लेगा? PPT या प्रेसिपिटेट या अवक्षेपण का निर्माण कर लेगा। लेकिन इस NaCl को हमने इस सोल में मिलाया और फिर भी इसका अवक्षेपण नहीं हुआ, तो इसका मतलब कोलाइडी सोलों का क्या हो गया? रक्षण हो गया। तो हम कैसे कह सकते हैं कि एक ऐसा पदार्थ इसमें ऐड किया जाए जो NaCl को मिलाने के पश्चात भी इस कोलाइडी सोल के अवक्षेपण को रोक दे, वही कोलाइडों के रक्षण को प्रदर्शित करता है। तो हमने कोई पदार्थ मिलाया है, इस पदार्थ को क्या नाम दे दिया हमने? रक्षी कोलाइड। ठीक है, जो इस कोलाइड सोल को किसी वैद्युत अपघट्य से अवक्षेपण को होने से रोक रहा है। ठीक है, तो अब डेफिनेशन थोड़ा समझने से, तो रक्षी कोलाइड की मिलीग्राम में वह मात्रा जो 10 ml गोल्ड हाइड्रोसोल के स्कंदन को 10% NaCl के 1 ml को मिलाने पर रोकने में आवश्यक हो गोल्ड संख्या को प्रदर्शित करती है। ठीक है, यानी इस NaCl को मिलाने पर भी रक्षी कोलाइड इसका अवक्षेपण को रोक दे, वही किसको प्रदर्शित करेगी? स्वर्ण संख्या या स्वर्णांक को प्रदर्शित करेगी। अब एक क्वेश्चन होता है कि मान लो जिसका स्वर्णांक सबसे ज्यादा होगा, इसका मतलब उसकी सबसे ज्यादा मात्रा यूज की जा रही है किसमें? इस कोलाइडी सोल के रक्षण में। ठीक है, तो जैसे कि अभी मैं कुछ स्वर्णांक के मान लिख रहा हूं कुछ पदार्थों के, जैसे जिलेटिन का स्वर्णांक नंबर होता है 0.005 से 0.31, और स्टार्च का जो स्वर्णांक होता है वो होता है 20 से लेकर के 25 तक। तो बताओ इन दोनों में से ज्यादा अच्छा रक्षी कोलाइड किसे माना जाएगा? इस जिलेटिन का तो है 0.005 से 0.31 और स्टार्च का है 20 से लेकर 25 तक। तो इसकी इतनी कम मात्रा ही कोलाइडी सोल का रक्षण कर रही है और इसे अवक्षेपण होने से रोक रही है। तो जिलेटिन जो है एक अच्छा रक्षी कोलाइड है और स्टार्च जो है वो जिलेटिन की तुलना में कमजोर रक्षी कोलाइड है। तो जिलेटिन जो है वो जिलेटिन का स्वर्णांक, यानी कि जिसका स्वर्णांक जितना कम पाया जाएगा वो उतना ही अच्छा रक्षी कोलाइड होगा। ठीक है, ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है कोलाइडों का रक्षण। ठीक है, आगे हमारा टॉपिक आता है कि इन कोलाइडी कणों पर जो